नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ महामैराथन आधुनिक काल से संबंधित। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में जो है भारतेंदु पूर्व युग, भारतेंदु युग और द्वितीय युग करने वाले हैं, और सेकंड पार्ट में हम बाकी का बचा हुआ पोर्शन कवर करेंगे। तो आज जो हम करने वाले हैं आधुनिक काल की, उसकी एक एक पंक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। एक एक शब्द जो है परीक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखकर ही मैंने उसको जो है नोट्स बनाए हैं, और जो मैं बोलूँगी या फिर जो लिखा हुआ है सभी कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यकीन मानिए ये मैराथन आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगी। तो इसलिए पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो दोस्त किसी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आधुनिक काल। देखिए, आधुनिक काल है क्या? आधुनिक काल का मतलब कोई बता सकता है? आधुनिक काल का मतलब होता है वर्तमान समय में जो हो रहा है, जो हाल ही में हुआ है। ठीक है, आधुनिक काल को मानव इतिहास का वर्तमान ऐतिहासिक काल भी माना जाता है, और मध्य युग के बाद और 19वीं शताब्दी तक के काल को जो है इसमें शामिल किया जाता है। तो जो आधुनिक काल का समय है वो क्या बताया है, तो शुक्ल जी ने उसे 1843 से बताया है। ठीक है, उन्होंने संवत 1900 से जो है आधुनिक काल का समय बताया है, और अगर हम इसे ईस्वी में करते हैं तो 1843 से आधुनिक काल शुरू होता है। ठीक है, तो आधुनिक काल में सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारतेंदु पूर्व युग। भारतेंदु पूर्व युग के अगर मैं समय की बात करूं तो 1843 से 1867 जो है भारतेंदु पूर्व युग है। और भारतेंदु के जो युग है पूर्व युग था, उसमें क्या था कि ब्रजभाषा काव्य परंपरा के कवि ज़्यादा थे। ठीक है, उसमें ब्रजभाषा में ज़्यादा रचनाएं होती थी। और अगर महत्वपूर्ण की बात करूं तो गोपाल चंद्र गिरिधर दास, जो कि भारतेंदु के पिता भी थे, उनकी राधा स्तोत्र, राम कथा, अमृत, कृष्ण काव्य पर आधारित रचनाएं हैं। इसके अलावा जरासंध वध और छंदोवर्ण भी ब्रज भाषा पर ही आधारित हैं। तो इस प्रकार से भारतेंदु पूर्व युग में जो है ब्रज भाषा का ज़्यादा बोलबाला था, या फिर आप कह सकते हैं कि ब्रज भाषा का ही आधिपत्य था, खड़ी बोली का प्रभाव नहीं था। ठीक है, तो ब्रज भाषा गद्य की प्रारंभिक रचनाएं देख लेते हैं, क्योंकि पहले जो है गद्य ब्रज भाषा में ही ज़्यादा लिखा जाता था। तो पहला है श्रृंगार रस मंडन। देखिए, जो ये मैंने दी हुई हैं ब्रजभाषा की गद्य की रचनाएं, ये परीक्षा में पूछी जाती हैं। सारी की सारी जो हैं ऐसी हैं जो कि परीक्षा में पूछी जाती हैं। पहला है श्रृंगार रस मंडन, जिसके रचनाकार कौन है? गोसाई विट्ठलनाथ। दूसरी है अष्टयाम, जो कि नाभादास ने लिखी है और जिसका प्रकाशन वर्ष 1603 है। उसके बाद 84 वैष्णवों की वार्ता और 200 वैष्णवों की वार्ता 17वीं शताब्दी में लिखी हुई रचनाएं हैं, और इसे गोकुलनाथ ने लिखा है। ठीक है, अगहन महामात्य और वैशाख महामात्य वैकुंठ मणि शुक्ल ने लिखी है 1623, जिसका प्रकाशन वर्ष है। इसके अलावा बेताल पच्चीसी, जिसको सूरती मिश्र ने 1710 ईस्वी में लिखा है, यह भी ब्रजभाषा की जो है रचना है। और इसके अलावा बेताल पच्चीसी यह है लल्लू लाल ने लिखी है। देखिए, दोनों नाम सेम है, इसलिए मैंने इन दोनों को ऐड किया है। बेताल पच्चीसी सूरती मिश्र ने 1710 ईस्वी में लिखी है ब्रजभाषा में, और बेताल पच्चीसी लल्लू लाल ने 1801 में लिखी है खड़ी बोली में। तो यदि आपके विकल्प में सूरती मिश्र या लल्लू लाल में से किसी एक का आता है तो आप वो करके आ सकते हैं। ठीक है, और अगर उसमें प्रकाशन वर्ष साथ में दे दिया जाता है, अगर 1710 दिया जाता है तो आपको सूरती मिश्र करना है, और 1801 दिया जाता है तो लल्लू लाल करना है, या फिर उसकी भाषा के बारे में अगर आपको बता दिया जाता है तो उस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा ब्रजभाषा के अलावा जो है खड़ी बोली की भी रचनाएं होती थी। खड़ी बोली की रचनाएं जो है अगर हम समय की बात करें तो 16वीं शताब्दी के मध्य होती थी। तो कुछ गद्य की खड़ी बोली की रचनाएं भी देख लेते हैं। पहली है गंग कवि की चंद छंद वर्णन की महिमा, जिसका प्रकाशन वर्ष 16 से 17वीं सदी है। खड़ी बोली की महत्वपूर्ण पुस्तक है, यह काफ़ी बार परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है, यह अकबर के समय में लिखी गई थी। इसके अलावा 1741 में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ की स्थापना की, लेकिन जो राम चंद्र शुक्ल जी हैं वो निरंजनी को क्या मानते हैं? सबसे प्रौढ़ गद्य का लेखक भी मानते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निरंजनी को सबसे प्रौढ़ गद्य लेखक कौन मानता है? तो रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। जैसा कि आपको पता है, हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल जी का एक एक कथन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आगे देखिए लल्लू लाल। आगे है लल्लू लाल। लल्लू लाल जो कि उर्दू, हिंदी, ब्रज,
तीनों में रचना करते थे। ठीक है, उनकी माधव विलास, सभा विलास ब्रजभाषा के पद्य के हैं, जबकि विष्णु पुराण के 10वें स्कंद पर आधारित है उनकी प्रेम सागर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको हिंदी में अनुवाद किया है उन्होंने विष्णु पुराण के 10वें स्कंद को, और किस नाम से किया है? प्रेम सागर के नाम से किया है। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1903 है इसका प्रकाशन वर्ष। ठीक है, ये सारे जो हैं जो भारतेंदु पूर्व काल है उसके रचनाकार हैं। आगे देखिए, सदल मिश्र बिहार से थे, फोर्ट विलियम्स कॉलेज में वो कार्य करते थे। 1803 में उन्होंने नासिकेतोपाख्यान रचना की, जो कि खड़ी बोली की पुस्तक थी और गद्य विधा में लिखी गई थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं मुंशी सदासुख लाल, ये दिल्ली से थे। इनकी पुस्तक जो है सुख सागर 1818 ईस्वी में लिखी गई थी। यह श्रीमद् भागवत का हिंदी अनुवाद थी। देखिए, सदल मिश्र ने जो लिखी थी नासिकेतोपाख्यान, वो गद्य में रचित रचना है, लेकिन हाँ जी, देखिए जो लल्लू लाल की है वो विष्णु पुराण के 10वें स्कंद पर आधारित है, और जो मुंशी सदासुख लाल की है वो श्रीमद् भागवत का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए, राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से थे। 1861 में प्रजा हितैषी पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया है, और 1862 में अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद भी किया है। अगर इनकी रचनाओं की मैं बात करूँ तो इनकी 2 रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक है आलसियों का कीड़ा और दूसरी है इतिहास तिमिर नाशक। इतिहास तिमिर नाशक जो है 1876 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अभी जो है 2024 जो पेपर कैंसिल हुआ था जून का, उसमें भी इसको पूछा गया था। ठीक, आगे है बाबू शिव प्रसाद सितारे हिंद के साथ साथ पंजाब और बाबू नवीन चंद हिंदी के रक्षक बने। बनारस अखबार पत्र जो है इन्होंने शुरू किया था काशी से, जो कि भाषा उसकी जो थी उसमें उर्दू का पुट था। ठीक है, भारतेंदु युग से पहले जो थी 2 शैलियाँ ज़्यादा प्रचलित थी। पहली थी उर्दू फारसी शब्दों से युक्त, जिसको खिचड़ी हिंदी कहा जाता था, और उसका प्रतिनिधित्व कौन करते थे? शिव प्रसाद सितारे हिंद करते थे। और दूसरी थी संस्कृत निष्ठ, संस्कृत शब्दों से युक्त विशुद्ध हिंदी, और उसका प्रतिनिधित्व करते थे राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, 2 राजा थे भारतेंदु से पहले, जो कि दोनों अलग अलग बोलियों के प्रतिनिधित्व करते थे। शिव प्रसाद सितारे जो थे आपको पता है पाकिस्तान के झंडे में जो है चांद सितारे हैं, तो वो उर्दू फारसी के थे। और दूसरा है राजा लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण आपको पता है राम के छोटे भाई थे, तो वो संस्कृत निष्ठ जो है भाषा का प्रतिनिधित्व करते थे। इस तरह से आप जो है याद रख सकते हैं। इससे बाद आता है इंशा अल्लाह खां, जो कि उर्दू के शायर थे। ये दिल्ली से लखनऊ चले गए थे, क्योंकि दिल्ली में जो है काफ़ी विनाश हो रहा था उस वक्त, दौर अच्छा नहीं चल रहा था, तो उन्होंने जो है दिल्ली को छोड़ दिया और वो लखनऊ की तरफ रवाना हो गए। वहाँ जाकर उन्होंने रानी केतकी की कहानी की रचना की। ठीक है, रानी केतकी की कहानी की अगर मैं समय की बात करूँ तो इसका समय 1855 से 1860 के बीच जो है बताया जाता है। ठीक है, भारतेंदु युग से पहले की जो कुछ महत्वपूर्ण खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएँ हैं और उनके रचनाकार हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो पहला देखिए, भाषा योग वशिष्ठ। ये सारी रचनाएं जो हैं पूछी जाती है, बार बार पूछी गई हैं, अब से पहले भी और आगे भी जो है पूरी संभावना है कि इन्हें पूछा जाएगा। पहली है भाषा योग वशिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी की रचना है, जिसका प्रकाशन 1741 है। दूसरी है पद्म पुराण का भाषा अनुवाद, जो कि पंडित दौलत राम ने किया था। तीसरी है मंडोवर का वर्णन, पंडित दौलत राम की रचना है, और इसके प्रकाशन वर्ष के बारे में जो है 1773 से 83 के बीच का समय है, लेकिन जो है एक्यूरेट नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे है सुख सागर, सदासुख लाल ने लिखी है, 1818 इसका प्रकाशन वर्ष है। उसके बाद आता है नासिकेतोपाख्यान, सदल मिश्र जी की रचना है, 1803 जिसका प्रकाशन वर्ष है। और रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशा अल्लाह खां, और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया 1798 या 1773 से 1803 के बीच का समय जो है इनका माना जाता है। ठीक है, तो ये हैं गद्य खड़ी बोली की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं भारतेंदु युग से पहले की। ठीक है, अब आते हैं हम सामाजिक तत्व। कौन से ऐसे सामाजिक तत्व थे जिन्होंने जो है भारतेंदु युग को आने में मदद की, या फिर किस कारण से जो है आधुनिक युग का आरंभ हुआ। ठीक है, किस किस ने मदद की? पहला था शिक्षा। शिक्षा ने जो है काफ़ी मदद की, क्योंकि आप जानते हैं अंग्रेज़ों ने भारतीयों को काफ़ी दबा के रखा हुआ था। अंग्रेज़ जो है काफ़ी अत्याचार करते थे, लेकिन
शिक्षा एक ऐसा माध्यम बनी, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपनी रीच को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे थे, शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे ताकि उन्हें जो है कम पैसे में ट्रांसलेटर मिल सके। लेकिन इसका प्रसार करने से क्या हुआ, इसका प्रसार करने से उन भारतीयों को फ़ायदा हुआ जो कि देशभक्त थे और जो शिक्षा प्राप्त कर सके, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो है आसान कर दिया था उस विधि को। तो जब उन्होंने शिक्षा प्राप्त की तो उन्हें जो है अंतर समझ आया और यह जो है नवजागरण के प्रारंभ का एक कारण बना। दूसरा था व्यापारिक। व्यापारिक ये विकले नहीं है, ठीक है, व्यापारिक विकले नहीं है, व्यापारिक यहाँ पे व्यापारिक नीति होना था, व्यापारिक नीति या फिर साझा यातायात सुविधाएं। देखिए, जब अंग्रेज अपनी जो है यहाँ से, भारत कच्चा माल का सबसे बड़ा स्रोत था यहाँ पर भारत में, तो जो भारत का कच्चा माल था उसे वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखना चाहते थे या सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि वो पूरे यूरोप में फैलाना चाहते थे। लेकिन वो इस तरह से मुमकिन नहीं था। उस वक्त जो है व्यापार के साधन, यातायात के साधन ज़्यादा नहीं थे, तो व्यापार करने के लिए यातायात के साधनों की सुविधाएं मुहैया करानी पड़ी। यातायात के साधनों की सुविधाएं व्यापार के लिए उन्होंने फैलाई, लेकिन फ़ायदा किसको हुआ, भारतीयों को हुआ, क्योंकि यातायात की वजह से जो देशभक्त थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे, ठीक है, वो अपनी बातें पहुंचा सकते थे, उनका आना जाना सुगम हो गया, जिसकी वजह से जो है नवजागरण के प्रारंभ के रूप दिखने लगे, ठीक है। उसके बाद आता है सांप्रदायिक नीति। अंग्रेज़ों ने जो है भारतीयों में भेदभाव की भावना डालने की कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई, बल्कि उसके कारण जो है कुछ लोगों में विद्रोह की भावना पैदा होने लगी, जो कि नवजागरण के प्रारंभ का कारण बनी, ठीक है। आगे आता है पाश्चात्य संस्कृति। जब भारतीय लोगों ने जो है शिक्षा ग्रहण की तो उन्होंने जो है अलग अलग संस्कृतियों के बारे में जानना शुरू किया। उन्होंने उनकी पुस्तकों को पढ़ा तो पाश्चात्य संस्कृति के बारे में भी जाना, तो उससे जो है उनके मन में इच्छा प्रवृत्त हुई कि हम भी जो है अपनी संस्कृति के लिए कुछ करें और हम जो है अपनी संस्कृति को बढ़ावा दें, ठीक है। तो यह भी नवजागरण के प्रारंभ का कारण बना। इसके बाद आता है मिशनरियों का कार्य। जो मिशनरी आए थे भारत में, वो क्या करते थे, वो अपने धर्म का प्रचार करने आए थे, ठीक है, वो अपने धर्म का प्रचार करते थे ताकि जो है लोग हिंदू थे जो ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई बन सके, उनके धर्म में प्रवृत्त हो सके। लेकिन उसके लिए क्या था कि उन्हें उनसे कांटेक्ट करना ज़रूरी था। उनसे बात कैसे करें, वो उनसे बात करने के लिए वो जो है अपने धर्म की तारीफ़ करते थे, अपने धर्म के बारे में बताते थे, हमारे धर्म में क्या खूबियाँ हैं, क्या नहीं हैं, आप इसे जो है अपना लीजिए। लेकिन इन बातों का असर जो है भारतीयों पर कुछ और भी हो रहा था। जब मिशनरी अपने धर्म के बारे में बात करते थे तो कुछ लोगों को जो है उनकी बातें पसंद नहीं आती थी, लेकिन वो अपने धर्म के बारे में सोचते थे, ठीक है। वो उन्हें अपने धर्म के विषय में जो है जागरूकता हुई और वह भी नवजागरण के आरंभ का एक कारण बना, ठीक है। और इसके बाद आता है प्रेस विकास। देखिए, प्रेस का विकास इस वक्त होना शुरू हो गया था, ठीक है। प्रेस के विकास से क्या हुआ, प्रेस के विकास से जो है भारतीयों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। प्रेस का विकास होने से क्या हुआ कि लोग जो है अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने लगे। जो हमारे विचार थे वो दूर दूर तक जाने लगे, क्योंकि जो यातायात थी उसकी भी सुविधा हो गई थी, ठीक है, शिक्षा भी मिल गई थी और प्रेस की जो आज़ादी थी वो तो उसमें चार चांद लगा दिए, जिसकी वजह से जो है लोगों को अपने विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए साधन मिल गया और नवजागरण के आरंभ का जो कारण बना, ठीक है। इसके बाद है भारतेंदु युग से पहले जो सांस्कृतिक जागरण संबंधी संस्थाएं थी, जिन्होंने जो है काफ़ी काम किया था भारतीय संस्कृति के लिए, उनके बारे में देखिए, जो कि पूछी जाती है। इनका कई बार होता है कि मिलान आ जाता है, कई बार होता है इनके संस्थापक पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से या फिर सीधा ही पूछ लिया जाता है कि इस संस्था के संस्थापक कौन है या फिर कौन से वर्ष में इसकी स्थापना हुई है। तो देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण है जिनको मैं लेके आई हूँ। इसमें सिर्फ मैंने पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट रखा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखा है। ऐसा कंटेंट है जो कि ओनली फॉर एग्ज़ाम्स है, ठीक है। आगे देखिए, ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में, ठीक है। राजा राम मोहन राय का आप ये भी याद रखना कि इन्होंने जो है सती प्रथा का अंत करवाया था, लेकिन कब करवाया था, 1829 में करवाया था। इसके बाद आता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी 1867 में। उसके बाद रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी ने जिसकी स्थापना की है 1897 में। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने स्थापना की है 1875 में। इसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लॉवस्की ने की है 1875 में। और
रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। ठीक है, तो ये है कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं जो कि हिंदी नवजागरण के विकास में जिन्होंने सहयोग किया, प्रारंभ में जो है काफ़ी योगदान दिया। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा खड़ी बोली गद्य के विकास में 4 प्रमुख महानुभाव है जिनका वर्णन करना बनता है। ठीक है, वो कौन कौन है? पहले हैं सदा सुखलाल, जिनका समय 1746 से 1824 है और उनकी रचनाएं कौन सी है महत्वपूर्ण? सुखसागर, जिसका प्रकाशन वर्ष 1818 है, विष्णु पुराण, और एक है मुतख बुतवारिक, 1818 ही इसका प्रकाशन वर्ष है। दूसरे महानुभाव है इंशाअल्लाह खां, जिनका समय है 1756 से 1818 ईस्वी। और अगर मैं इनकी रचनाओं की बात करूं तो रानी केतकी की कहानी और उदयभान चरित्र, जिसका समय 1798 से 1803 बताया जाता है, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तीसरे हैं लल्लू लाल का समय 1763 से 1885 ईस्वी है। और अगर मैं इनकी रचनाओं के बारे में आपको बोलूँ तो जो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मैंने वही ली है। सिंहासन बत्तीसी 1801 में, बेताल पच्चीसी, माधोनल और शकुंतला नाटक, इन सब का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1801 है। ठीक है, इसके अलावा प्रेम सागर 1803 में प्रकाशित हुई है, सभा विलास 1815 में और माधव विलास 1817 में। जो माधव विलास है और सभा विलास है ये दोनों ही जो है ब्रज भाषा में रचित रचनाएं हैं, लेकिन लल्लू लाल जी का जो है खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन ये 2 रचनाएं जो है उनकी ब्रज भाषा में रचित हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए उस समय में सिर्फ खड़ी बोली का ही विकास नहीं हुआ था, ब्रज भाषा भी उस समय अस्तित्व में थी और उसका काफ़ी प्रभाव था। ठीक, आगे है चौथे सदल मिश्र, जिनका समय 1767 से 1848 है और जिनकी महत्वपूर्ण रचना नासिकत्य उपाख्यान है। इसके अलावा चंद्रावली, और दोनों का ही प्रकाशन वर्ष 1803 है। इसके अलावा रामचरित भी पूछ ली जाती है और इसका प्रकाशन वर्ष 1806 है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि आधुनिक भाषा जो हिंदी भाषा है उसका आभास सदा सुखलाल और सदल मिश्र जी की भाषा से दिखना शुरू हो गया था। ठीक है, आगे चलिए अब बात करते हैं हम भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग का अगर मैं समय की बात करूं तो संवत में आता है 1925 से 1950, और अगर मैं ईस्वी में बात करूं तो 1868 से 1900 ईस्वी जो है इसका समय माना जाता है। और आपको पता है कि जो समय है उसके बारे में अलग अलग विचार होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादातर विद्वानों के द्वारा मान्य होता है वही मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं भारतेंदु युग के विषय में कुछ प्रमुख बिंदु, जिनसे जो है भारतेंदु युग को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उन्हें देख लीजिए। पहला है हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के संदेशवाहक बना। दूसरा है भारतेंदु युग का दूसरा नाम क्या है? पुनर्जागरण काल भी है। आगे है भारतेंदु के रचना काल को नई धारा या प्रथम उत्थान की संज्ञा भी दी गई है। नंबर 4 पे है आधुनिक हिंदी साहित्य का इसको प्रवेश द्वार माना जाता है। किसको माना जाता है? भारतेंदु युग को माना जाता है और इसे संक्रांति का युग भी कहा जाता है। नंबर 6 पे है इस युग में मध्यम वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, भारतेंदु युग में कौन कौन सी काव्य प्रवृत्तियाँ थी उनको देख लेते हैं। पहले देखिए राष्ट्रीयता की भावना, इसमें राष्ट्रीयता की भावना पे आधारित जो है काफ़ी काव्य की रचना की गई है। ठीक है, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत ऐसी ऐसी रचनाएं हैं कि जो लोगों में जोश भर देती थी। इसके बाद आता है समाज की दुर्दशा का चित्रण, इसमें समाज की दयनीय दशा का भी वर्णन किया गया है, प्रकृति का वर्णन किया गया है। ठीक है, हास्य के साथ साथ व्यंग विधा का भी उपयोग इसमें किया गया है। इसके अलावा भारतेंदु युग की जो महत्वपूर्ण थी वो थी श्रृंगारिकता, इसमें श्रृंगारिकता का प्रयोग किया गया है। इसमें श्रृंगारिक जो काव्य रचनाएं हैं वो ज़्यादा की गई हैं। ठीक है, अब देखिए भारतेंदु काल की कवि और उनकी कृतियाँ। तो सबसे पहले हम भारतेंदु काल देखते हैं, भारतेंदु जी को। तो भारतेंदु कौन थे? भारतेंदु थे भारतेंदु जिनके नाम पर रखा गया है काल का नाम। ठीक है, भारतेंदु जी रसा उपनाम से रचना करते थे। पहले सन 1880 में सार सुधानिधि नामक पत्रिका में भारतेंदु जी को जो है उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया था। उसके बाद जो है जनमानस ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से नवाजा था। भारतेंदु की उपाधि उन्हें क्यों दी गई थी? तो भारतेंदु की उपाधि जो है शिव प्रसाद सितारे को जो सितारे हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेजों में, उनकी प्रतिक्रिया के रूप में भारतेंदु की उपाधि हरीश चंद्र जी को दी गई थी।
ठीक है, वरना इनका नाम क्या था, हरीश चंद्र था। भारतेंदु इन्हें उपाधि मिली थी। आगे है भारतेंदु हरीशचंद्र द्वारा स्थापित सभा व संस्थाएं। ये काफ़ी बार पूछी जाती है। मैं कह रही हूँ इस वीडियो में एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में आती है वही मैंने लिए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यह आपके लिए आधुनिक काल को समझने का बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं और उसके बाद 1-2 बार रिपीट करके देख लेते हैं, तो आपका आधुनिक काल जो है इतने अच्छे से तैयार हो जाएगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, आगे देखिए, जो भारतेंदु जी ने सभा या संस्था की स्थापना की थी उन्हें देखिए। सबसे पहले है कविता वर्धनी सभा, जिसको उन्होंने 1870 में जो है स्थापित किया है। और कहाँ पे स्थापित किया था, काशी में स्थापित किया था। इसके अलावा पेनी रीडिंग क्लब था, 1873 में इसकी स्थापना की है। किसने की है, भारतेंदु जी ने ही की है। इसके अलावा तदीय समाज के बारे में पूछा जाता है, तदीय समाज की स्थापना किसने की है, तो भारतेंदु जी ने की है। और अगर इसके प्रकाशन का वर्ष पूछा जाता है तो 1873 में की है। ठीक है, अब देखिए आगे, भारतेंदु को आधुनिक हिंदी का वैतालिक कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, क्या कहा जाता है, आधुनिक हिंदी का वैतालिक कहा जाता है भारतेंदु जी को। ठीक है, इसके अलावा उनकी जो रचना है विजयिनी विजय वैजयंती, जिसका प्रकाशन वर्ष 1822 है, वो कब लिखी गई थी, जब मिस्र में भारतीय सेना की विजय हुई थी, तो उनकी विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में जो है उसको लिखा गया था। इसके अलावा भारतेंदु हरीशचंद्र जी की रचनाओं की अगर मैं संख्या की बात करूँ तो उन्होंने 70 रचनाएं लिखी हैं, जो कि अलग अलग विधा में हैं। ठीक है, कुछ अनुदित हैं, कुछ मौलिक हैं। देखिए इनकी हर रचना महत्वपूर्ण है, तो मैंने कोशिश की है कि इम्पोर्टेंट को ही रखूं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी है। भारतेंदु हरीशचंद्र जी का समय 1850 से 1885 है। इनकी रचनाएं देखिए, भक्त सर्वस्व 1870, प्रेम मलिका 1871, वैशाख महामात्य 1872, अथ कार्तिक स्नान 1872, श्री जीवन जी महाराज 1872, अपर्व पंचक 1877, पुरुषोत्तम पंचक 1877। ठीक है, इसके अलावा जो है प्रेम सरोवर काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। प्रेम सरोवर का समय क्या है, 1874। उसके बाद स्वरूप चिंतन 1874, सुफुट समस्या 1874, प्रबोधनी काफ़ी महत्वपूर्ण है 1874, श्री पंचमी 1875, निवेदन पंचक 1876। इसके अलावा जो पूछी जाती है वो वेणुगीत, वेणुगीत काफ़ी बार पूछी गई है, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1877 है। इसके अलावा प्रेम तरंग 1877, गीत गोविंदानंद 1877 से 1878 के बीच का समय है, प्रेम प्रलाप 1877, उत्तरार्ध भक्तलाल 1876 से 77 का समय इसका माना जाता है। इसके अलावा होली 1879, और उसके बाद देखिए राग संग्रह 1880, वर्षा विनोद काफ़ी पूछा जाता है, 1880 इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रेम माधुरी 1880, मधु मुकुल 1881, विनय प्रेम 50 1881, फूलों का गुच्छा काफ़ी महत्वपूर्ण है 1882, प्रेम फुलवारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1883, और कृष्ण चरित्र 1883। ठीक है, तो ये है कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। इसके अलावा देखिए भारतेंदु जी ने राजभक्ति की भी रचनाएं की है। भारतेंदु काल में जो है राजभक्ति से संबंधित रचनाएं भी की जाती थी। मतलब ब्रिटिश राज्य की तारीफ़ की जाती थी। किस लिए तारीफ़ की जाती थी, जैसे कि यातायात के साधनों में सुविधा हो गई थी, प्रेस की स्वतंत्रता हो गई थी, शिक्षा में वृद्धि हुई थी। हालांकि अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए ये सब किया था, लेकिन उससे भारतीयों को भी फ़ायदा हो रहा था। और भारतेंदु युग में जो है, भारतेंदु युग के जो कवि थे, उन्होंने उसके लिए भारतीय जो ब्रिटिश सरकार है उसके लिए उसकी प्रशंसा में रचनाएं की थी। ठीक है, आगे देखिए राजभक्ति की कुछ कविताएं। स्वर्गवासी श्री अलवृत वर्णन अंतरलिपिका। उसके बाद है, इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है शमनोंजलि 1870 में। प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता लिखी उन्होंने 1871 में। मुँह दिखावनी 1874, भारत शिक्षा 1875। उसके अलावा मानसोपायन 1870, मनोमुकुल माला 76 से 77 का जिसका समय है। विजय वल्लरी काफ़ी पूछा जाता है, 1881 इसका समय है। विजयिनी विजय पताका या वैजयंती, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, यह है मिस्र में भारतीय जो जीते थे उनके लिए लिखी गई थी। जातीय संगीत 1884 और रिपनाष्टक 1884।
ठीक है। तो ये है भारतेंदु जी की कुछ रचनाएं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, राजभक्ति की कविताएं और अन्य कविताएं। ठीक, इसके अलावा जो इनकी अन्य विधा में है वो इसमें नहीं लिया है मैंने, ठीक है, इसमें सिर्फ काव्य वाली ही ली है। आगे देखिए, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ये कौन है? ये भारतेंदु जो मंडल है उसके लेखक हैं, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। समय है 1855 से 1922। अगर मैं इनकी रचनाओं की बात करूं तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी है? जीर्ण जनपद, अलौकिक लीला, आनंद अरुणोदय, वर्षा बिंदु, हार्दिक हर्षादर्श, लालित्य लहरी, मयंक महिमा, ब्रजचंद पंचक। ठीक है, ये किसकी है? प्रेमघन जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उसके बाद आते हैं भारतेंदु मंडल के प्रताप नारायण मिश्र, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रताप नारायण मिश्र जी से पहले देखिए प्रेमघन जी के बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देती हूँ। सबसे पहला तो यह है कि जो प्रेमघन जी हैं उनकी जो रचनाओं का संकलन है वो किस में हुआ है? तो प्रेमघन सर्वस्व में हुआ है। ठीक है, उनकी रचनाएं किस में हुई है? प्रेमघन सर्वस्व, उनकी रचनाओं का संकलन है इसमें। दूसरा जो है ये उर्दू में अब्र के नाम से लिखते थे। ठीक है, उर्दू में किस नाम से लिखते थे प्रेमघन जी? तो अब्र नाम से लिखते थे। इसके अलावा प्रेमघन जी ने दादा भाई नौरोजी के पार्लियामेंट के सदस्य चुने जाने पर हर्षपूर्ण कविता लिखी थी, और इसके बाद जो है एक बार जो है विदेश में उन्हें काला कहा गया था, जिसके कारण उन्हें शोभ कविता भी लिखी थी उसको निराशा को दिखाने के लिए। ठीक है, अरुणोदय जो शीर्षक कविता है वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। ठीक है, इसके अलावा जो भारतेंदु युग के कवि है वो ज़्यादातर उन्होंने किसी न किसी पत्रिका का संपादन भी किया है। तो प्रेमघन जी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया है? साप्ताहिक पत्रिका थी नागरी नीरद, और मासिक पत्रिका थी आनंद कादम्बरी। इन दोनों का संपादन जो है प्रेमघन जी ने किया है। ठीक है, इन्हें नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना देखिए, प्रेम पुष्पांजलि, तृप्यताम, मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति शतक और हर गंगा। तो ये प्रताप नारायण जी की कुछ महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं। अगर इनके समय की बात है तो 1856 से 94 प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म है। ठीक है, इसके अलावा जो है इनकी जो रचनाएं हैं, प्रतिनिधि कविताएं हैं, वो किस में हैं? तो प्रताप लहरी में संग्रहित की गई है। ठीक है, इनकी रचनाएं किस में है? प्रताप लहरी में संकलित है। ठीक, ये हास्य व्यंग्यात्मक कविता के क्षेत्र में अग्रणी माने जाते हैं, यानी कि इनकी कविताओं में हास्य का पुट भी होता है और हास्य के साथ साथ उसमें व्यंग्य का तीखापन भी शामिल होता है। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक जो ये है मन की लहर, मन की लहर जो इनकी रचना है ये किसके ऊपर है? तो ये बाल विधवा की जो आप कह सकते हो करुण दशा, उसका वर्णन किया गया है इस कविता में। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र जी एक भावुक, आप कह सकते हैं भावुक किस्म के कवि थे, और उनकी अधिकतर जो रचनाएं हैं वो ब्रजभाषा में ही लिखी गई है। खड़ी बोली में उन्होंने इतनी रचनाएं नहीं की है, उनकी ज़्यादातर रचनाएं ब्रजभाषा में हैं, लेकिन उन्होंने इतनी सरल भाषा का प्रयोग किया है जो कि जन सामान्य को बहुत ही अच्छे से समझ आती थी, तो उन्हें इसमें कोई परेशानी नहीं हुई इसीलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए, ठाकुर जगमोहन सिंह भारतेंदु मंडल के एक और कवि, ठाकुर जगमोहन सिंह, जिनका समय 1857 से 1899 है। अगर मैं इनकी रचनाओं की बात करूं, काव्य की बात करूं, तो देखिए सबसे पहला है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऋतु संहार। ऋतु संहार का प्रकाश जो है 1876 में है, यह अनुदित रचना है। दूसरा है प्रेम संपत्ति लता 1885 में। आगे है श्यामलता 1885, श्यामा सरोजनी 1886, देवयानी 1886 और मेघदूत जो कि अनुदित है 1883 इसका समय है। ठीक है, ठाकुर जगमोहन सिंह की अगर मैं प्रवृत्ति की बात करूँ तो स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के कवि थे। ठीक है, स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति और प्रकृति थी उनकी, और उनकी जो मेघदूत ऋतु संहार रचना है या मेघदूत रचना है वो किस में है? ब्रजभाषा में लिखी गई है। ठीक है, मेघदूत और ऋतु संहार ये दोनों ही ब्रजभाषा में लिखी हुई रचनाएं हैं। ठीक है, अगले भारतेंदु मंडल के कवि हैं अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास जी का समय क्या है? 1858 से 1900 ईस्वी। और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण काव्य है वो कौन से है? पावस पचासा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1886 है। सुकवि सतसई 1887, हो हौरी 1891 और बिहारी बिहार 1898। ठीक है,
तो ये किसकी है? बिहारी जो अंबिका दत्त व्यास है उनकी ये रचनाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक प्रबंध काव्य भी लिखा था कंसोद, लेकिन वह पूर्ण नहीं हो पाया था। ठीक है, इनकी एक कविता है दशरथ विलाप। ठीक है, कौन सी कविता है ये भी आपको याद रखना है, मुझे याद आ गया, दशरथ विलाप। ठीक है, दशरथ विलाप जो है वो कौन सी जो रचना है किस में लिखी गई है? तो फारसी छंद में लिखी गई कविता है वो। ठीक है, नाम देख के ऐसे लगता है कि खड़ी बोली या फिर हिंदी से ही संबंधित होगी, लेकिन वो फारसी छंद में लिखी गई है, दशरथ विलाप। ठीक है, और इसके अलावा जो है ललित ब्रज भाषा की रचना है उनकी, जैसे कि पावस पचासा। ठीक है, पावस पचासा और सुकवि सतसई और हो हौरी, ये कौन सी है? इसकी बात आते हैं भारतेंदु मंडल के राधाचरण गोस्वामी। ठीक है, राधाचरण गोस्वामी, और इनकी रचना है नवभक्तमाल, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, यही ज़्यादातर पूछी जाती है। और राधा कृष्ण दास जो थे वो कौन थे? वो भारतेंदु जी के फुफेरे भाई थे, ये भी आपको याद रखना है। आगे है राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास का समय है 1865 से 1907। और अगर मैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करूँ तो भारत बारहमासा और देश दशा राधा कृष्ण दास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जो है भारतेंदु युग के बाद आया है। ठीक है, इसके समय की अगर हम बात करें तो 1918 इसका समय माना जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके, जैसे कि इसका नामकरण किसके आधार पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के आधार पर हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे ही जो है द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। शुक्ल जी ने द्विवेदी युग का काल सन 1893 से 1918 ईस्वी माना है और उसे नई धारा या फिर कह लीजिए द्वितीय उत्थान के अंतर्गत लिया है। और भारतेंदु युग प्रथम उत्थान के अंतर्गत आता है और द्विवेदी युग द्वितीय उत्थान के अंतर्गत आता है। इसके अलावा द्विवेदी युग को जो है डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल का नाम दिया है। ठीक है, भारतेंदु युग को नवजागरण काल का नाम दिया था और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल का नाम दिया गया है। आगे देखिए, 1893 में श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह ने काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की और 1899 में इंडियन प्रेस की स्थापना की। ठीक है, आगे है नागरी प्रचारणी सभा द्वारा ही जो है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। 1900 में जो है पहला प्रकाशन हुआ था और इसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। तो इस तरह से जो है सरस्वती पत्रिका, जो कि द्विवेदी युग की आरंभिक बिंदु मानी जाती है, या ये लगा लीजिए जो सरस्वती पत्रिका है उसी के माध्यम से द्विवेदी जी ने खड़ी बोली के लिए जो है अपने प्रयास किए थे, जिसमें वो सफल भी रहे हैं। ठीक है, तो उस सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया है? नागरी प्रचारणी सभा ने जो है इसका प्रकाशन शुरू किया था और इसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास इनके पहले संपादक थे, जो 1900 से 1903 ईस्वी तक रहे थे। 1903 से 1920 तक द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, अब चलते हैं हम द्विवेदी युग की साहित्यिक विशेषताओं की तरफ। तो देखिए, अगर इसकी मैं विशेषताओं की बात करूं तो सबसे पहली है राष्ट्रीयता की नवीन धारणा। ठीक है, भारतेंदु युग में भी जो है राष्ट्रीयता की काफ़ी भावना थी, लेकिन उसमें क्या था? उसमें राजभक्ति भी थी, राष्ट्रभक्ति भी थी। ठीक है, इसमें जो है राजभक्ति जो है कम होती चली गई थी, लेकिन राष्ट्रीयता की जो है नवीन धारणा इसमें जन्म ले रही थी। ठीक है, दूसरा है भाषा परिवर्तन। इसमें भाषा में परिवर्तन हो रहे थे, अलग अलग भाषाओं का जो है प्रयोग किया जा रहा था। जैसे कि आपको पता है पहले ब्रज भाषा में ज़्यादा रचनाएं रची जा रही थी, लेकिन इस युग में आते आते जो है खड़ी बोली में भी रचनाएं होने लगी थी। इसके अलावा है इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता आप कह लीजिए इसका मुख्य बिंदु है द्विवेदी युग का। ठीक है, द्विवेदी युग का मुख्य बिंदु का है इतिवृत्तात्मकता, जिसका अर्थ क्या होता है? उसका इतिवृत्तात्मकता का अर्थ होता है किसी तो देखिए, इतिवृत्तात्मकता का अर्थ होता क्या है? इतिवृत्तात्मकता का अर्थ होता है किसी वस्तु का वर्णन करने या फिर किसी आख्यान को प्रधानता देना। ठीक है, भारतेंदु युग में श्रृंगारिकता को ज़्यादा महत्व दिया गया था, राजभक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया था और उसके विरोध में जो है इतिवृत्तात्मकता का उदय मान सकते हैं। ठीक है, आगे है नैतिक एवं आदर्शवाद।
भारतेंदु युग में श्रृंगारवाद को ज़्यादा महत्व दिया गया था, तो इसीलिए द्विवेदी युग में जो है नैतिकता और आदर्शवाद की जो है लहर चली थी। ठीक है, भारतीय जो द्विवेदी जी हैं वो मानते थे कि कवि का नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो ऐसी रचना करे जो कि आदर्शवाद से ओतप्रोत हो और जो श्रोता या फिर पाठक हैं उनके लिए आदर्श प्रस्तुत करें। ठीक है, अगर मैं बात करूं कुछ आदर्शवादी रचनाओं की, तो साकेत, जयद्रथवध, प्रिय प्रवास, रंग में भंग, ये सारी जो है आदर्शवाद से संबंधित रचनाएं हैं। आगे है साहित्य के सौउद्देश्य पर बल। उन्होंने कहा कि साहित्य जो है सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि मनोरंजन के साथ साथ वो उसका कुछ उद्देश्य भी होना चाहिए, जिससे कि खाली मनोरंजन ही ना हो बल्कि साहित्य सौउद्देश्यपूर्ण भी हो। ठीक है, आगे है रूप की विविधता। काव्य रूप की विविधता मतलब कि इसमें अलग अलग तरह के काव्य की रचना की गई थी। और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि हिंदी नवजागरण का पहला चरण, देखिए जो हिंदी नवजागरण है उसके 3 चरण माने जाते हैं। पहला चरण कौन सा है? 1857 का विद्रोह। दूसरा चरण है भारतेंदु युग और तीसरा चरण है महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग। ठीक है, अब देखिए द्विवेदी युग के कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं की अगर मैं बात करूं तो काव्य मंजूषा और सुमन काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। ठीक है, और अगर इनके मैं अनुदित काव्य की बात करूं तो विनय विनोद, बिहार वाटिका, ऋतु तरंगिनी, गंगा लहरी, स्नेहमाला, कुमार संभव सार काफ़ी बार पूछा जाता है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1902 है। यह क्या है? एक अनुदित काव्य है। ठीक है, इसके अलावा महावीर प्रसाद जी की और भी काफ़ी रचनाएं हैं, लेकिन अगर मैं उन सभी के लिए आपको बताऊं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, द्विवेदी जी के बारे में जो महत्वपूर्ण है वो यही है कि सबसे पहले तो उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया 1903 से 1920, जो कि एक द्विवेदी युग का लगा लीजिए आधार बिंदु लगा लीजिए। ठीक है, दूसरा शुक्ल जी ने कहा है कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को जो है पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, और महावीर प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं वो कितनी हैं? तो उनकी टोटल जो रचनाएं हैं वो 80 मानी जाती हैं। ठीक है, 80 रचनाएं मानी जाती हैं, और उन 80 रचनाओं की अगर मैं बात करूं तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मैं बता देती हूँ। तो देखिए कन्याकुब्ज, अबला विलाप, कविता कलाप, ये तो है ही हैं। इनके साथ साथ जो है महावीर प्रसाद जी की जो अन्य रचनाएं हैं उनमें आता है देवी स्तुति शतक। ठीक है, और जो अनुदित काव्य हैं ये विनय विनोद, विहार वाटिका, ऋतु तरंगिनी, गंगा लहरी, स्नेहमाला और कुमार संभव सार। ठीक है, और यहाँ पे जो है कवि मंजूषा, उसके अलावा सुमन, कन्याकुब्ज, अबला विलाप। ठीक है, इसके बाद देवी स्तुति शतक, कन्याकुब्ज बलिवृतम और कविता कलाप, ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। इसके अलावा उन्होंने सिर्फ काव्य में ही नहीं और भी जो है रूपों में रचना की है। आगे द्विवेदी मंडल के दूसरे जो कवि हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। उपाध्याय सिंह हरिओध जो हैं वो द्विवेदी युग के काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और इनकी रचनाओं की अगर मैं बात करूं, देखिए पहले तो इनका समय देख लेते हैं 1865 से 1947। 1865 से 1947 इसका समय है, और अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं हम। पहली है कबीर कुंडल, दूसरी रसिक रहस्य 1899, कृष्ण शतक 1900, प्रेम प्रपंच 1900, प्रेमाम्बु वरिदी 1900, प्रेमाम्बु प्रवाह 1900 ईस्वी, प्रेम पुष्प आहार 1904, काव्य उपवन 1909 ईस्वी, और चुपते चौपदे काफ़ी प्रमुख रचना है। चुपते चौपदे 1924 जिसका प्रकाशन वर्ष है। इसके बाद आता है पद्य प्रसून्न जिसका प्रकाशन वर्ष 1925 है। उपहार 1928, रस कलश 1931, चौखे चौपदे 1932, फूल पत्ते कल्पलता 1938 ईस्वी, ग्राम गीत 1938, मम स्पर्श 1944, दिव्य दोहावली 1946 और हरिओध सतसई 1947। तो देखिए जिन पे मैंने मार्क किया है वो काफ़ी बार जो है पूछी जा चुकी है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी
हैं। तो आप इन्हें जो है अच्छे से याद करके जाइएगा एग्ज़ाम्स के लिए। आगे हैं कुछ प्रबंध काव्य। प्रिय प्रवास 1914 में जिसकी रचना हुई है, और इसमें सर्ग कितने हैं? 17 सर्ग है। हरिऔध जी की ये रचना है। प्रिय प्रवास जो काव्य है उसको पहला महाकाव्य माना जाता है खड़ी बोली का। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है, जिसके अंदर 17 सर्ग है। ये 17 सर्ग मैं पहले करा चुकी हूँ। द्विवेदी युग के जो मैंने MCQ कराए थे उसमें जो है मैंने इन्हें बहुत डिटेल में किया था। अगर आपको द्विवेदी युग और अच्छे से जानना है तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो प्रिय प्रवास है रामचंद्र शुक्ल उसे महाकाव्य नहीं मानते, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रिय प्रवास को कौन महाकाव्य के रूप में नहीं देखता, तो रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, इसके अलावा पारिजात जिसका प्रकाशन 1940 है, इसमें 15 सर्ग हैं। वैदेही वनवास द्विवेदी युग का एक लगा लीजिए आधार ग्रंथ 1940 ईस्वी में, और इसके 18 सर्ग है। तो प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास द्विवेदी युग के दो महत्वपूर्ण जो हैं प्रबंध काव्य हैं। ठीक है, इसके अलावा जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी हैं, उन्होंने उन्हें किसको? हरिऔध जी को। ठीक है, हरिऔध जी को गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। तो अगर आपसे पूछा जाता है आधुनिक काल का सूरदास तो कौन है? आधुनिक काल का सूरदास है हरिऔध जी। आधुनिक काल का सूरदास कौन है? हरिऔध जी है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। रामचरित उपाध्याय जिनका समय 1872 से 1838 है, द्विवेदी मंडल के कवि हैं। इनकी अगर मैं रचनाओं की बात करूँ तो राष्ट्र भारती, देव सभा, देवदूत जिसका प्रकाशन वर्ष 1918 है, और भारत भक्ति 1819 प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, अगले द्विवेदी मंडल के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। इनका महाकाव्य है साकेत जिसका प्रकाशन वर्ष 1931 है, और जय भारत 1952 में प्रकाशित हुआ है। दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं। ठीक है, खंड काव्य लिखे हैं उन्होंने जो कि किस पर आधारित है? पुराण पर आधारित है। कौन कौन से हैं? पहला है शक्ति, प्रकाशन वर्ष 1927। उसके बाद आता है द्वापर, प्रकाशन वर्ष 1936, और बाद में नहुष 1940। देखिए, नहुष जो है नाटक लिखा था भारतेंदु जी के पिता ने। ठीक है, और ये है नहुष खंड काव्य जिसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। काफ़ी रचनाएं ऐसी हैं जिनको एक ही नाम है लेकिन उनकी विधाएं अलग हैं, उनके जो है रचनाकार अलग है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ध्यान देना है कि किस विधा के बारे में पूछा जा रहा है। नाटक पूछ रहे हैं, काव्य पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर आपसे नाटक पूछते तो क्या आता? गिरधर गोपालचंद, और यदि आपसे खंड काव्य पूछा है तो क्या आएगा? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, आगे देखिए उनकी रचना जो महाभारत पर आधारित है जिसका नाम है जयद्रथ वध, और उसका समय है प्रकाशन वर्ष 1910। इसके बाद सैरेंद्री 1927, वक संहार 1940, वन वैभव 1940, हिडम्बा 1950, और इसके अलावा उनके जो 3 खंड काव्य हैं सैरेंद्री, वक संहार और वन वैभव, वो तीनों ही विपगथा में संकलित है। ठीक है, विपगथा पर उन्हें पुरस्कार भी मिला था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि विपगथा पर मैथिली शरण गुप्त जी को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे है ऐतिहासिकता पर आधारित काव्य रंग में भंग 1909, सिद्धराज 1936। ठीक है, चरित्रात्मक काव्य यशोधरा जिसका प्रकाशन वर्ष 1932 है। उसके बाद कुणाल गीत 1942 में उसका प्रकाशन हुआ है। इसके बाद है विष्णुप्रिया 1957, रत्नावली 1960। ठीक है, वर्णात्मक में अगर मैं बात करूं तो किसान 1918 और अजीत 1946। तो देखिए इनमें जो है इनके काव्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो खंड काव्य है, चाहे वो ऐतिहासिक है, या फिर महाभारत पर आधारित है, चरित्रात्मक है, ये ही जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, मैथिली शरण गुप्त जी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण कवि हैं द्विवेदी युग के। देखिए अभी हमने पढ़ा था हरिऔध जी हैं जो कौन है? वो आधुनिक युग के सूरदास है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आधुनिक युग का तुलसी कौन है? आधुनिक युग का तुलसी कौन है? तो आधुनिक युग के तुलसी कौन है? गुप्त जी हैं। गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। गुप्त जी की पहली रचना, तो गुप्त जी की जो पहली काव्य कृति थी, पहली कविता थी, वो थी रंग में भंग। ठीक है, जिसका प्रकाशन 1909 में किया गया था। और अगर मैं बात करूं इनके पहली काव्य कृति की, तो इनकी पहली काव्य कृति भारत भारती जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है?
12 है, ठीक है, 1912 है भारत भारती जिसका प्रकाशन वर्ष, वो उनका पहले काव्य रचना थी। कौन सी? भारत भारती, और काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा गुप्त जी ने जो है अपना काव्य गुरु किसे माना है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को जो है गुप्त जी अपना काव्य गुरु मानते हैं। साकेत इनका काफ़ी महत्वपूर्ण वो महाकाव्य है जो कि राम काव्य पर आधारित है। राम काव्य का एक स्तंभ माना जाता है। लेकिन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि साकेत लिखने की प्रेरणा मैथिली शरण गुप्त जी को कहाँ से मिली? तो साकेत लिखने की प्रेरणा मैथिली शरण गुप्त जी को सरस्वती पत्रिका में एक लेख प्रकाशित होता है जो कि भुजंग भट्टाचार्य के नाम से लिखा था और जिसका नाम था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। ठीक है, तो यहाँ पे भुजंग भट्टाचार्य किसका छद्म नाम है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये लेख लिखा था और इस लेख को लिखने के बाद जो है गुप्त जी ने साकेत की रचना की थी। साकेत जो शब्द है वो हिंदी का नहीं बल्कि पाली भाषा का शब्द है। और साकेत का अर्थ क्या होता है? साकेत का अर्थ होता है रामायण। ये भी आपको याद रखना है, ये मैंने ऐसे ही बता दिया है बस। इसके अलावा साकेत का जो नवम सर्ग है वो इसका सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उर्मिला की विरह भावना का वर्णन किया गया है। उर्मिला की विरह अनुभूति को इतने मार्मिक रूप में वर्णित किया गया है कि वह जो है काव्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं मैथिली शरण गुप्त जी से। गिरिधर शर्मा नवरत्न द्विवेदी मंडल के एक और कवि। गिरिधर शर्मा नवरत्न समय 1881 से 1961। मातृवंदना और हिंदी माघ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। लोचन प्रसाद पांडे द्विवेदी मंडल के ही कवि हैं। इनका समय 1886 से 1959 है। और अगर इनकी रचनाओं की मैं बात करूं तो मृगा, दुखमोचन, प्रवासी, नीति कविता जिसका प्रकाशन वर्ष 1906 है, मेवाड़ गाथा 1914 में प्रकाशित हुआ है, महानदी और इसके अलावा पद्य पुष्पांजलि 1915। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे भी कवि हैं जो कि द्विवेदी युग में हैं लेकिन द्विवेदी मंडल में नहीं है। ठीक है, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि वो द्विवेदी युग से संबंध रखते हैं, द्विवेदी मंडल से संबंध नहीं रखते। ऊपर जो मैंने आपको कराए हैं वो 7 जो कवि हैं वो द्विवेदी मंडल से संबंधित हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं द्विवेदी मंडल की कवि की तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, गिरिधर शर्मा नवरत्न और लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, ये जो 7 हैं ये द्विवेदी मंडल के कवि हैं। और जो अब मैं बताने वाली हूँ वो द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं, यानी कि द्विवेदी मंडल में सम्मिलित नहीं है लेकिन द्विवेदी युग से संबंधित हैं। तो पहला है नाथूराम शर्मा। नाथूराम शर्मा जी का शंकर सर्वस्व काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है जिसका प्रकाशन वर्ष 1951 है और परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके बाद लाला भगवान दीन 1866 से 1930 जिनका समय है, ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल में भी शामिल रहे हैं। इन्होंने कुछ टीकाएँ लिखी हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जैसे कि रामचंद्रिका, कविप्रिया, दोहावली, कवितावली और बिहारी सतसई। ठीक है, ये इनकी टीकाएँ हैं। इसके बाद राय देवी प्रसाद पूरन, इनकी रचना मृत्युंजय जिसका प्रकाशन वर्ष 1940 है, वसंत वियोग 1912 में प्रकाशित हुई है। इसके बाद आते हैं कामता प्रसाद गुरु, इनका भौमासुर वध जो कि ब्रजभाषा में रचित है और विनय पचासा ब्रजभाषा की रचना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, प्रेम पच्चीसी और कुसुमांजलि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके बाद नूर रूप नारायण पांडे जिनकी पराग 1924 में प्रकाशित हुई है और दलित कुसुम महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो ये थे द्विवेदी युग के कवि लेकिन द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। इसके बाद आता है द्विवेदी युग में ही है स्वच्छंदतावादी धारा के कवि। ठीक है, स्वच्छंदतावादी धारा के कवि कौन से हैं? तो श्रीधर पाठक स्वच्छंदतावादी धारा के कवि हैं। ठीक है, सबसे प्रमुख हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर जो पाठक जी हैं वो स्वच्छंदतावादी धारा के कवि हैं। इसके अलावा उन्हें प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि भी माना जाता है। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि स्वीकार किए जाते हैं और स्वच्छंदतावाद के भी प्रथम कवि माने जाते हैं। इनकी रचना है एकांतवासी योगी जो कि खड़ी बोली में रचित है और काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है,
इसके अलावा जो है इनकी और रचनाएं हम देख लेते हैं। तो मनोविनोद 1982, बाल भूगोल 1885, जगत सच्चाई सार 1887, गुणवंत हेमंत 1900, धनविजय 1900, कश्मीर सुषमा 1904, जगत सच्चाई आराध्या शोकांजलि 1905 में। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है वो जॉर्ज वंदना 1911, विनाष्टक 1912, वक्ति विभा 1913, देहरादून 1915 और गोखले प्रशस्ति 1915। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी कुछ अनुदित रचनाएं भी हैं जिनका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। तो सबसे पहली है गडरिया और दार्शनिक, इनकी अनुदित रचना है। और वो किसकी अनुदित रचना है? तो शेफर्ड एंड फिलोसफर रचना है ग्रे की, जिसका इन्होंने हिंदी में गडरिया और दार्शनिक के नाम से अनुवाद किया है। इसके बाद है ऋतु संहार। ऋतु संहार संस्कृत में रचित है, कालिदास की रचना ऋतु संहार, जिसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। इसके बाद एकांतवास योगी 1886 में जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। और ये किसकी अनुदित रचना है? तो ये हर्मिट गोल्डस्मिथ की रचना है, उसको हिंदी में अनुवाद करके एकांतवासी योगी बोला है। ठीक है, इसके बाद उजड़ग्राम 1889, और ये किससे ली गई है? तो डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद है जो कि गोल्डस्मिथ की रचना है। डेजर्टेड विलेज उसका हिंदी रूप या फिर कह लीजिए अनुदित रूप है जो उजड़ ग्राम है। इसके अलावा श्रांत पथिक 1902 में, और यह अनुदित किसकी है? तो ये ट्रैवलर जो गोल्डस्मिथ की रचना है ट्रैवलर, उसका अनुदित रूप है। ठीक है, देखिए अनुदित रचनाएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछी जाती हैं, तो इन्हें भी आप याद करके जाइएगा। ठीक है, और ये स्वच्छंदतावादी कवि थे, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावादी कवि हैं। और इनकी महत्वपूर्ण जो अगर रचनाओं की बात करूँ मैं तो मिलन 1917, पथिक 1920, और इसके अलावा मानसी जो संग्रह है इनका काव्य संग्रह है जिसमें फुटकर कविताओं का संग्रह है, उसका प्रकाशन वर्ष 1927 है। इसके अलावा स्वप्न प्रकाशन वर्ष 1929। ठीक है, तो ये थे राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावादी कवि, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी, जो अधिकतर परीक्षाओं में जो है हमसे पूछी जाती हैं। इसके बाद आते हैं मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे जो है छायावाद की कवि हैं, लेकिन यह स्वच्छंदतावादी कवि भी हैं। ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे जो है, लोचन प्रसाद पांडे नहीं, मुकुटधर पांडे की बात कर रहे हैं हम तो हिंदी साहित्य में छायावाद का जो सबसे पहले प्रयोग किया था, लिखित प्रयोग जो किया था वो मुकुटधर पांडे ने ही किया था। ठीक है, चलिए इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैं आपको करा देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो जो मुकुल गुप्त है वो भारतेंदु और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी है, यानी कि बाल मुकुंद गुप्त जी भारतेंदु युग के अंतिम और द्विवेदी युग के प्रारंभिक कवियों में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी हैं जो परंपरागत विषयों पर लिखते थे। ठीक है, और किस उपनाम से लिखते थे? तो स्नेही उपनाम से लिखते थे। इसके अलावा उन्होंने कविता कौमुदी का संकलन और संपादन किया है। ठीक है, कविता कौमुदी का संपादन और संकलन किसने किया है? राम नरेश त्रिपाठी जी ने किया है। कितने भागों में? 8 भागों में किया है। ठीक है, इसके बाद बाल मुकुंद गुप्त का अगर मैं मानूँ तो बाल मुकुंद गुप्त की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? शिव शंभू के चिट्ठे हैं, जो कि HPSC और नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है। ठीक है, यहीं से जो है चिट्ठा शैली का आरंभ भी माना जाता है। और ये जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं इसमें अंग्रेजी शासन के ऊपर व्यंग किया गया है और लॉर्ड कर्जन के विषय में जो है ये चिट्ठे लिखे गए हैं। इसके बाद भारतेंदु मंडल के जो लेखक थे उसमें से सभी ज़्यादातर जो लेखक थे वो पत्रकार थे, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं वो भक्तिकाल और रीतिकाल के समन्वय के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों में थे। और इसके अलावा द्विवेदी युग की जो इतिवृत्तात्मक शैली है उसके कारण जो है छायावाद का आरंभ हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजभक्ति जो थी ज़्यादा थी भारतेंदु युग में, जिसके कारण द्विवेदी युग का आरंभ हुआ और द्विवेदी युग में उसकी जगह पे जो है इतिवृत्तात्मक शैली ने ली। उसी तरह से इतिवृत्तात्मक शैली के विरोध में छायावाद का आरंभ हुआ। तो आगे की जो वीडियो है सेकंड पार्ट में हम देखेंगे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये जो बचे हुए पोर्शन को हम
नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो ये थी आज की वीडियो आधुनिक युग से संबंधित। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस चैनल पे बहुत अच्छा कंटेंट और आगे आने वाला है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन ऑन कर लीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा।